हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। तो भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और जितनी भी क्लास है जैसे SDG 17 गोल्स की भी है तो वीडियोस में जाएंगे तो मिल जाएगा। और SDG भी डाले हैं और जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक के सारे यूपी के करंट अफेयर्स मैंने डाले हैं, यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो आप लोग वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी की भी कंप्लीट हो गई है, चार चैप्टर कंप्लीट है। आरो यारो आ रहा है, उसके लिए डिकोड एग्जाम चल रहा है, वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं उसको। और आगे वाला भी अपलोड करेंगे, 2 चैप्टर और बचा है तो उसको भी करना है। पर्यायवाची है और वर्तनी वाला और वाक्य शुद्धि वाला है, ठीक है। 2 ही चैप्टर बचा है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हम जो वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसके वही हिंदी कंप्लीट करने के बाद उसको भी करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जितना टाइम मिलता है तो उतने में ही आप लोग के साथ पढ़ लेते हैं, अपलोड भी कर देते हैं। चलिए तो जनगणना स्टार्ट करते हैं। ये भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की जनगणना है इसमें, और हर एग्जाम में पूछता है। आगे आ रहा है PCS भी आ रहा है, आरो यारो भी आ रहा है। बिहार PCS हो, बिहार में तो जैसे भारत वाला चल जाएगा लेकिन यूपी वाला नहीं, तो उसी तरह आरो यारो आ रहा है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। देखिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, जिससे कि बहुत से लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए जनगणना का इतिहास पढ़ते हैं कि विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा 1749 में जनगणना कराई गई। कब कराई गई? तो 1749 में कराई गई स्वीडन द्वारा। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका ने 1790 में प्रारंभ किया। ये दशकीय जनगणना किया और वो सर्वप्रथम जनगणना व्यवस्थित रूप से स्टार्ट किया। कौन? स्वीडन। अगला दिया है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई है, मुख्यतः वित्तीय, ठीक है। और उसके बाद है लॉर्ड रिपन के समय 1881 में दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई है। 10 साल पे दशकीय जनगणना, मतलब हर एक 10 साल पे जनगणना होगी। तो इसमें देखिए जो भी चारों पॉइंट अभी तक पढ़े हैं सारे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी पढ़ेंगे 10-15 पेज की PDF है, आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास चलेगी, तो सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग सारे करिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अगला देखिए 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। जनगणना को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये अनुसूची है 7 अनुसूची। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ये 246 में कहा गया है। उसके बाद भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। तो कौन सा अधिनियम पूछेगा? तो ये भारत की जनगणना अधिनियम कौन सा? 1948। और अनुच्छेद पूछेगा तो 246, और अनुसूची पूछे तो 7वीं अनुसूची। उसके बाद चलते हैं जनसंख्या के सिद्धांत। सर्वप्रथम जनसंख्या पर सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार रॉबर्ट माल्थस ने दिया। मुख्यतः जनसंख्या के सिद्धांत को 2 भागों में विभक्त किया। तो कौन कौन से? प्राकृतिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्राथमिक प्रतिपादक माल्यस है, ठीक है। माल्यस के साथ थॉमस सैडलरा, थॉमस W और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस सिद्धांत पर विचार किया था। उसके बाद है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, देख लेते हैं। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि, देखिए गुणोत्तर श्रेणी में जीविकोपार्जन के साधन में, मतलब साथ में वृद्धि 1 से 1, 2, 4, 8 की दर से जीविका उपार्जन के साधनों में वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि गुणोत्तर के हिसाब से जीविकोपार्जन में ऐसे वृद्धि होती है, यानी कि डबल 1, 2, 4, 8 ऐसे करके, ठीक है। और जीविका उपार्जन के साधनों के में वृद्धि के हिसाब से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5
इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि जनसंख्या हमारी है, जो ये माल्थस कहते हैं, माल्थस कह रहे हैं कि जनसंख्या हमारी डबल के हिसाब से बढ़ती है, जनसंख्या डबल के हिसाब से बढ़ती है। यानी कि जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, ऐसे करके 32 हुआ, तो ऐसे करके क्या मतलब आगे डबल के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन हमारे जीविकोपार्जन यानी हमारी जो संसाधन है, हमारे जीने के लिए जो संसाधन है, जो भी है, जैसे कि पानी हुआ या कुछ भी ले लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया या अनवीकरणीय ऊर्जा हो गया, तो ये सब ना क्या है, साधन हमारे पास ना सीमित मात्रा में है। और इसका जैसे बढ़ता भी है तो इसकी वृद्धि कैसे होती है, एकदम आधा, जैसे कि 1 2 3 4 5 लगातार काउंटिंग के हिसाब से होती है, डबल नहीं होती है। लेकिन जनसंख्या हमारी डबल बढ़ती है, यही बताया है माल्थस ने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दो गुना हो जाएगी। ये बता रहे हैं कि 2 गुना हो जाएगी। तो अगला पढ़ते हैं कि यही क्रम चलता रहे तो 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना पर जीवन निर्वाह क्षमता में मात्र 9 गुना वृद्धि होगी। ये बताया गया। माल्थस का कहना था कि यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों जैसे दुर्भिक्ष, युद्ध, संक्रामक रोगों के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। यदि ये बता रहे हैं, माल्थस का कहना अच्छा है, ये माल्थस जी बता रहे हैं कि यदि हम लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं किए तो क्या होगा, हमारे संसाधन जो है जीने के संसाधन ये कम हो जाएंगे। जैसे कि भूखमरी आएगी, दुर्भिक्ष मतलब कि लोग भूख से मरेंगे, और युद्ध जैसा नीति आ जाएगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, संक्रामक रोग भी आ सकता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आप सोचिए कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा, तो मतलब हर चीज़ प्रभावित होगा, संसाधन भी प्रभावित होंगे। तो हमारे संसाधन सीमित मात्रा में है, और यदि हम लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं किए तो वो संसाधन खत्म भी होने के कगार पे आ जाएगा, और नवीकरणीय ऊर्जा को भी बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे देखिए इसमें परिणामता बता रहा है कि जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगी। हाँ, वर्तमान में माल्थस का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है। नोट में ये कहा जा रहा है कि माल्थस का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है। जनसंख्या संबंधी शब्दावली, आश्रितता अनुपात, ये सब नहीं आता है, लेकिन देख लीजिए आश्रितता अनुपात 0 से 14 वर्ष वाले तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोग। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है लाइन कि 0 से लेकर 14 वर्ष और 60 से लेकर ऊपर तक के जितने भी एज वाले मतलब लोग हैं, ये आश्रित जनसंख्या में आते हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या का ये तो बहुत बार पूछा है, आप लोग देखिएगा, इसको बहुत बार पूछा है कि 15 से 59 कार्यशील जनसंख्या की एज क्या है, तो 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग को कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखते हैं। और 1000 बराबर, सॉरी 100 नहीं, 1000 बराबर, तो ये क्या है, आश्रित अनुपाती को 1000 में व्यक्त किया जाता है। अगला देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व अभी सब बताया है, डिफाइन किया कि क्या क्या होता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बराबर ये स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सूत्र है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे कि 1000, ठीक है, 1000 पे इंसानों की संख्या मतलब ये जनसंख्या घनत्व निकाली जाती है। तो ये रुक जाइए, उसके बाद मतलब कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ जनसंख्या 1000 पे निकाली जा रही है, आश्रित अनुपात। और ये लिंग अनुपात देखते हैं। लिंग अनुपात जो है, लिंग अनुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो
प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या ही लिंग अनुपात कहलाती है। यही थ्योरी यहाँ पे लगेगा 1000 वाला, ठीक है। 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या जो है लिंग अनुपात होता है। चलिए शिशु मृत्यु दर देखते हैं। शिशु मृत्यु दर, ये शिशु मृत्यु दर बराबर किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या बटा उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। अगला दिया है शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष तक इसका शिशु लिंगानुपात निकालते हैं। बालिकाओं की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या 0 से 6 और इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। चलिए 10 की वृद्धि दर देखते हैं। 10 वर्षों में मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को 10 की वृद्धि दर कहते हैं। जैसे 10 की वृद्धि दर का सूत्र होता है, क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या में माइनस करेंगे पूर्व जनसंख्या को, फिर उसमें से डिवाइड कर देंगे हम लोग पूर्व जनसंख्या से और इसमें गुणा कर देंगे फिर हम लोग 100 से, तो हमारा 10 की वृद्धि निकल जाएगा। साक्षरता अनुपात में जैसे कि L बराबर 7 + P मल्टीप्लाई 100। अब L बराबर क्या होता है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या और P बराबर क्या होता है, 7 + आयु की जनसंख्या। मतलब ये एग्जाम में आया है कि साक्षर कब मानेंगे हम, किस एज तक के लोगों को साक्षर मानेंगे, यानी कि जो 7 वर्ष के बच्चा हो गया है, 7 वर्ष से ऊपर 7 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं, जैसे जिसको पढ़ने लिखने और समझने अक्षर का ज्ञान हो, पढ़ने लिखने और समझने का, तो उसी को साक्षरता में मान लेते हैं। देखिए कुल प्रजनन दर, यह बच्चों की वह संख्या को प्रदर्शित करती है जो औसतन किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। भारत में 2010 में ईस्वी में प्रजनन दर 2.5% थी और वही अद्यतन आंकड़ा 2016 ईस्वी में कुल प्रजनन दर 2.3% थी। अभी आप लोग काउंट कर सकते हैं कितने हैं। आयु वर्ग, सामान्यतः जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है कि बालक आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, ठीक है। जहां जन्म दर उच्च है वहां बाल आयु वर्ग की संख्या का अनुपात अधिक होता है। यदि यह दर जहां निम्न है वहां बाल आयु वर्ग अनुपात क्या होता है, कम होता है। ये बता रहे हैं कि जहां जन्म दर बच्चों की ज्यादा है तो वहां आयु वर्ग का अनुपात भी अधिक होगा, और जहां जन्म दर निम्न है, नीचा है, कम है, तो वहां बाल आयु वर्ग अनुपात भी कम होगा, ठीक है। तो ये देखिए जन्म दर तथा बाल आयु वर्ग में सीधा संबंध होता है। सैंडबर्ग के मुताबिक लिखा है, सैंडबर्ग के मुताबिक यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक है तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होती है। ये ध्यान देना है, 40% रखे हैं कौन, सैंडबर्ग। अगले पेज पे अगले लाइन में जाते हैं कि क्या बता रहा है कि 0 से 14 आयु वर्ग के आर्थिक रूप से अनुत्पादक और सर्वाधिक व्ययशील होता है, मतलब सर्वाधिक व्ययशील होते हैं। मतलब कि अब 0 से लेकर 14 तक के बच्चों में क्या करते हैं हम लोग, वो आत्मनिर्भर तो होते नहीं है, आश्रित हैं, आश्रित वाली जनसंख्या के दर में आते हैं, तो उनके लिए हम लोग खर्चा करते हैं। वो कुछ अपने पॉकेट मनी भी नहीं निकाल सकते हैं, उनको हर चीज, दूध से लेकर कपड़े से लेकर स्कूल फीस से लेकर हर चीज, बुक कॉपी किताब, हर चीज की खर्चा कौन उठाता है, अनुत्पादक उठाते हैं। यानी कि जो हमारे मतलब घर में जो है जेंट्स है या लेडीज है, जो सीनियर है, जो कमा रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, वो उठाते हैं। तो यही बता रहा है कि ये ज्यादातर व्ययशील होते हैं, यानी कि ज्यादा खर्चीले होते हैं ये आयु वर्ग के लोग।
ज़्यादा खर्च होता है इन पर। और द्वितीय आयु वर्ग में जैसे 15 से 64 वर्ष के, ये निर्भर होते हैं, खुद पे निर्भर होते हैं, यानी 15 साल के ऊपर हो गए तो जैसे 15 साल से ऊपर बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे भी हैं कि मतलब फैक्ट्री वगैरह में भी जो गरीब हैं काम करने लगते हैं, और उसके बाद ऐसा सोचते हैं, उसके बाद से अपना ट्यूशन वगैरह भी 1-2 पढ़ा के अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं, और उनके ऊपर मतलब खर्चा भी थोड़ा कम आता है, और छोटे बच्चों में ज़्यादा ही आता है। तो यही बताया गया है कि यदि बाल आयु वर्ग जनसंख्या कुल जनसंख्या के 20% भाग से कम होने पर उस देश की जनसंख्या को सैंडबर्ग ने अप्रतिगामी बताया है। चलिए अगला देखते हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग को प्रगतिशील आयु वर्ग के श्रेणी में रखा, नहीं प्रौढ़ आयु वर्ग को नहीं, प्रगतिशील अभी बताए थे ना, 59 बताए थे, क्या बताए थे हम ऊपर आप लोगों को, 15 से 59, यानी कि मतलब 15 से 59, ये ठीक है, ये कार्यशील जनसंख्या होती है, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रौढ़ आयु वर्ग। इसमें देखते हैं कि 15 से 64 है, ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की गणना जननांकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। भारत में कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, इस वर्ग का सीधा संबंध क्रियाशील जनसंख्या से है। तो जहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है वहाँ सही होता है, क्योंकि वो सारे लोग डेवलप करेंगे, मतलब अपना रोजगार करेंगे, रोजगार में अपना दिमाग लगाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, फिर अपना भारत का आर्थिक विकास भी हो जाएगा, तो होगा, और निर्भर नहीं रहेंगे किसी दूसरे पे, आत्मनिर्भर रहेंगे। इसलिए प्रौढ़ आयु वर्ग के 2 उपवर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 उपवर्ग? पहले तो 15 से 39 वर्ष आता है, दूसरा 40 से 64 वर्ष आता है। तो ये 15 से 39 वर्ष आयु के वर्ग को युवा वर्ग कहते हैं, जो सशक्त और प्रजननशील, क्रियाशील एवं उत्पादक होती है। और 60 से 64 आयु वर्ग को प्रौढ़ वर्ग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। प्रौढ़ आयु वर्ग अत्यधिक संचरणशील होता है। प्रौढ़ आयु वर्ग पर ही बाल आयु वर्ग एवं वृद्धि आयु वर्ग के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है, ये बताया गया है कि मतलब ये इस एज में जो भी इंसान है ना, उसको अपने घर में मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, 60 से ऊपर है के, अरे 80 से ऊपर के हैं, मतलब तो उनको भी मतलब वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, खाना पीना का, हर चीज़ का, दवा, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और बच्चे भी हैं तो बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए ये बताया गया है, ठीक है। अब देखिए कि वृद्ध आयु वर्ग 65 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 65 प्लस। अभी जो अभी तक 60 से लेकर 64 आयु वर्ग के लोग थे, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी घर के बुजुर्गों का और घर के बच्चों का, ठीक है। अब उसके बाद से है वृद्ध आयु वर्ग के 65 से ऊपर होता है, जैसे कि ये सामान्यतः इस आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है, स्त्रियां ज्यादा पाई जाती है इस आयु वर्ग में, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडबर्ग के अनुसार जब किसी देश में वृद्धि आयु वर्ग में 8% कम जनसंख्या होती है तो वह प्रगतिशील जनसंख्या कहलाती है, और ये जरूर ध्यान देना है, सैंडबर्ग के नाम के साथ परसेंटेज वाइज भी। उसके बाद है दूसरा कि जब किसी देश में वृद्धि आयु वर्ग की 8 से 16% के बीच जनसंख्या है तो स्थिर जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। 8 से 16% के बीच यदि वृद्ध आयु वर्ग के हैं तो वो स्थिर जनसंख्या कहलाएगी। और जब किसी देश में वृद्धि आयु वर्ग की जनसंख्या 16% से अधिक हो जाए तो अप्रतिगामी जनसंख्या कहलाती है, और ये अच्छा नहीं होता है। ये जो भी दिखा रहा है कि 16% से ज्यादा है तो बुजुर्ग की संख्या, तो ये अच्छा नहीं होता है। बुजुर्ग का संख्या भी क्या है, आश्रित है, और आश्रित जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो इसमें कोई फायदा नहीं है। कार्यशील जनसंख्या यदि बढ़े तो अच्छा है कि हाँ वो कार्यशील मतलब आत्मनिर्भर है, किसी पे आश्रित नहीं है। नोट में बताया रहा है कि विकासशील देशों में वृद्ध आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है।
विकासशील देशों में 60 वर्ष से ही अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है, ना कि 65। ठीक है। अगला दिया है कि भारत के सांख्यिकी मंत्रालय 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 60+ लोगों की संख्या केरल में 12.6%, न्यूनतम 60+ लोगों की संख्या बराबर अरुणाचल प्रदेश में 4.6%, और उसके बाद 35.5 दशकीय वृद्धि के साथ 60+ की जनसंख्या कुल 2011 के अनुसार 10.39 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये याद रखना है। चलिए इसमें दिया है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार आयु समूह में जनगणना की प्रतिशतता दिया है। जैसे देख लीजिए 2011 में 0 से 4 आयु वर्ग के लोग कितने 9.3%, 5 से 9 आयु वर्ग के लोग कितने 10.5%, 10 से 14 वर्ष के आयु के लोग कितने 11%। इसके क्रोनोलॉजी आते हैं तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद 15 से 59 जो कि कार्यशील जनसंख्या में आता है, 15 से 59 तो ये कितना है, सबसे ज़्यादा है 60.3%, और ये सबसे अच्छा सूचक है, सबसे अच्छा सूचक है। और 60+ आयु वर्ग के लोग कितने हैं, तो ये 8.6% है। ठीक है। और आयु निश्चित नहीं है जिसकी, वो 0.4 में आ जाएंगे। अगला दिया है कि नगरीय अधिवासों के प्रकार। कस्बा, पहला है कस्बा, जहां जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक होती है, उसको कस्बा कहते हैं। नगर किसे कहेंगे, जहां 1 लाख से ज्यादा आबादी जहां रहती है नगर कहलाती है। भारत की आधे से ज्यादा आबादी नगरों में रहती है। महानगर किसे कहेंगे, महानगर में 10 लाख से जहां जनसंख्या अधिक होगी वो महानगर कहलाएगा। और 2011 की जनगणना में महानगरों की को मिलियन प्लस नगरीय संकुचन या नगर की संज्ञा दी गई है। ओके। मेगलोपोलिस, इस शब्द का प्रयोग जीन गॉटमैन ने सर्वप्रथम किया था। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगापोलिस या मेगलोपोलिस कहा जाता है। ओके। तो ये जिंटमैन जो थे, जीन गॉटमैन जो थे, ये मेगलोपोलिस नाम मतलब सर्वप्रथम दिए और शब्द का प्रयोग किए, और ये बताए थे कि इस श्रेणी में उस को रखा जाता है, उस नगरों को रखा जाता है जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार 50 लाख ही शहर आ जाता है, कंपेयर करके पिछला जनगणना भी। तो अभी तो 2011 का पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद जनगणना हुई ही नहीं है, लेकिन इसके पहले 2001 में जनगणना हुई थी। तो हम लोगों को बहुत कुछ ऐसे डाटा है जिसे 2001 का भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आयोग जो होता है ना, कंपेयर करके पूछ देता है 2011 से 2001 की, 2011 से 10 की वृद्धि करके पूछ देगा, या फिर मतलब कुछ कृषि से रिलेटेड है, कुछ भी पूछ सकता है कंपेयर करके। तो बस ये याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि सन नगर इसका तात्पर्य ऐसे दो, अच्छा ये भी पढ़ लें। 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख ही शहर कितने हैं, तो 7 हैं। 50 लाख ही शहर 7 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार 9 था। इस सन नगर इसका तात्पर्य ऐसे दो नगरों से है जो अलग अलग होकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। चलिए पढ़ लेते हैं। अमलैंड जो है, ये नगर अपने आसपास कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है, बदले में उस क्षेत्र की सेवाएं प्राप्त करता है, अमलैंड के श्रेणी में आएगा। जितने नगर ग्रामीण क्षेत्र का नगर से प्रभाव संबंध होता है, उतने क्षेत्र नगर का अमलैंड कहते हैं। ठीक है। अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रे एलिक्स यानी 1914 द्वारा किया गया था। 1914 में किए थे कौन, आंद्रे एलिक्स। नगरीय क्षेत्र देख लेते हैं कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी संस्थाओं
एवं स्थानों को सम्मिलित किया गया है जहाँ की 2011 की जनगणना अनुसार नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र सम्मिलित स्थापित है। ओके, उक्त नगरीय क्षेत्र तभी माने जाएंगे जब निम्न 3 विशिष्टताओं की अर्हता पूरी करेगी। कौन कौन सी? तो पहला दिया है इसमें कि वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। ओके, तभी हम लोग मानेंगे कि नगरीय जनसंख्या है, जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र, इसमें सारे में सम्मिलित किया गया है। वहीं हम लोग मानेंगे कि वहाँ की जनसंख्या यदि न्यूनतम 5000 है तो वो नगर में आएगा, नगरीय क्षेत्र में। उसके बाद है दूसरा, कार्यशील पुरुषों की न्यूनतम संख्या कितनी? 75% न्यूनतम गैर कृषि कार्यों में नियोजन हो, उसको नगरीय मानेंगे। ओके, कितने? 75% गैर कृषि में, यानी कि कृषि में ना लगे हो, और कृषि को छोड़ के यानी कि औद्योगिक में लगे हो, औद्योगिक क्षेत्र में, उनको कहेंगे। उक्त स्थानों का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और ये भी है तीसरा नियम, कह रहा है कि इसमें वहाँ 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हो। ठीक है, 1000 किलोमीटर में 400 व्यक्ति रहते हो जनसंख्या घनत्व, ये बता रहा है कि चलिए ऐसे। अगला है कि ऐसे नगर बस्तियों को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है शहर या सिटी कहा जाता है। ठीक है, और नगर निगमों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में 1 लाख से उससे अधिक जनसंख्या वाले, द्वितीय वर्ग में नहर और शहर, अरे नगर हो जाएगा, नहर लिया है शायद, नगर होगा और मिस प्रिंट है। तृतीय वर्ग में देखिए तो 50,000 से 99,000 तक की जनसंख्या, चतुर्थ वर्ग में 20,000 से 49,000 तक की जनसंख्या, और पंचम वर्ग में 10,000 से 19,999 तक की जनसंख्या चाहिए। और षष्ठम होगा यहाँ, षष्ठम वर्ग में कितने? 5,000 से लेकर 9,999 तक की जनसंख्या चाहिए, और 5,000 से कम की जनसंख्या आएगी। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं भारत की जनगणना। आगे पहले तो परिचय था सारा कि जनगणना क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, विश्व में कौन किया, भारत में कौन किया, किसके टाइम पीरियड हुआ, क्या क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं, ये अभी हम लोग ये सब पढ़े। ठीक है, अभी परिचय पढ़े और अब स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना। तो 2011 की जनगणना पर आधारित है भारत की जनगणना। देखिए कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5%। ओके, और भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। मैंने बताया ना कि कंपेयर करके पूछता है पिछले वाले जनगणना से, तो यही दिया है। देखिए इसी का कहने का मतलब यही था कि 2011 के से लेकर 2001 से 2011 तक के मध्य भारत की जनसंख्या कितने करोड़ में वृद्धि हुई है? तो 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना अनुसार 68.9% जनसंख्या क्या करती है? गाँव में निवास करती है। 68.9%। और भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितने हैं? तो इसके 17.70%, यानी 17.70%। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। ओके, 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन जितने टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़े सारे ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता रहता है, एक ना एक जरूर आता है इसमें, और 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता है। भारत और यूपी से जनगणना को लेकर जरूर पूछेगा। अब देखिए कि इसमें दिया है कि 1911 से 1921 को मध्य अधिकांशतः अकाल और महामारियों का दौर प्रकोप ज्यादा रहा, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक हो गई। फलस्वरूप इस दशक में जनसंख्या में ह्रास हो गया। इसीलिए कहा जाता है इसको महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष किसको?
1921 को। ये एग्जाम में आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या के ह्रास के कारण महान विभाजक वर्ष कहा गया किसको? 1921 को। उसके बाद देखिए जनसंख्या विभाग गृह मंत्रालय प्रशासनिक स्वरूप बता रहा है, ठीक है। इसके केंद्रीय स्तर पे जनगणना विभाग है, उसके नीचे महारजिस्ट्रार पर जनगणना आयुक्त है राज्य स्तर पे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा स्थायी जनसंख्या निदेशालय राज्य स्तर पर। उसके बाद है क्षेत्रीय स्तर पे कौन सा? जनगणना निदेशक। उसके नीचे जिला स्तर पे कौन सा आएगा? क्षेत्रीय उपनिदेशक। उसके बाद आएगा जिलाधीश आएगा प्रदेश में अलग अलग नाम, ठीक है। और उसके बाद महापालिका स्तर, ये मुख्य नगर अधिकारी हैं, ओके। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके नीचे तहसील आएगा, तहसील स्तर। उसके बाद उप जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिएगा। उसके बाद है, ये पॉ बना दीजिए, कट गया है, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है अंतिम स्तर पे प्रगणक। चलिए वास्तव में प्रगणक अंतिम स्तर पे यही थे उप जिलाधिकारी। प्रगणक पढ़ते हैं कि वास्तव में प्रगणक ही घर घर जाकर जनगणना का कार्य करता है। ये प्रगणक है जो लास्ट, यह पूरी श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी है। ये ध्यान रखना है कि ये अंतिम कड़ी है, कौन सा? ये प्रगणक, और यही जाके घर घर पे जनगणना का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है, प्रगणक कहलाता है। नारा, नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी आया एग्जाम में। भारत में जनसंख्या वृद्धि अवधि को समझने के लिए 4 भागों या चरणों में विभक्त किया गया है। पहला, स्थिर जनसंख्या की वृद्धि अवधि 1901 से लेकर 1921 तक। इस समय मृत्यु दर अधिक थी, इसका प्रयोग भूखमरी और अकाल महामारी था। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर कम था, जिसके कारण वृद्धि दर न्यून थी। तो इसी को ना महाकाल विभाजक वर्ष घोषित किया गया। चलिए उसके बाद है दूसरा है धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई 1921 से लेकर 51 तक। 1921 के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण उच्च मृत्यु दर पर लगाम लगी और इस अवधि में देश की वृद्धि जनसंख्या स्थिर से थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है। उसके बाद है तीव्र से जनसंख्या विकास 1951 से 1981। इस समय अप्रत्याशित जनसंख्या की वृद्धि हुई कारण था खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। 1951 में जनसंख्या कितनी थी? 36.10 करोड़। उसके बाद 1921 में जनसंख्या कितनी हुई? 68.33 करोड़। तो इस समय अवधि में जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुंच गई 1981 में, ये भी एग्जाम में आता है। तो जनसंख्या देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार गिरावट 1971-81 के दशक में पाया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि में ह्रास होता है। 2011 1 से 11 में गिरावट दर्ज की गई, वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। उसके बाद देखिए जनसंख्या के आंकड़े 2011 के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। वृद्धि पहले दादरा एवं नागर हवेली में 50 मतलब लगभग हम बताएंगे, सारे का वो नहीं याद करना है, ठीक है। 58% के लगभग, दमन और दीव में 55% लगभग, पुडुचेरी में 28% लगभग, मेघालय में 27 के लगभग और अरुणाचल प्रदेश में 26 के लगभग, बिहार में 25 के, मणिपुर में 24 के और उत्तर प्रदेश में 20 ये याद कर लेते हैं 20.23 करोड़ के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि दर हुई है जनसंख्या की। उसके बाद देखते हैं
कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो नागालैंड में माइनस में गया है, -0.58, केरल में -4.91, उसके बाद है लक्षद्वीप में इतना है, रुक जाइए 1 मिनट, माइनस सारे में नहीं है, मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। हाँ देखिए, नागालैंड में ही 0.58 यानी कि माइनस में गया है, यानी कि वृद्धि दर बहुत मतलब ना के बराबर हुआ है, माइनस में ही। केरल में देखिए तो केरल में 4.91% है। उसके बाद है लक्षद्वीप में लगभग 6.30, अंडमान निकोबार में 6.86%, गोवा में है 8.323%। सारे का पॉइंट वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये सब इसी में रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। जैसे 1911 में 25.20% मतलब इतने करोड़ थे जनसंख्या, और वृद्धि हुई थी 5.75% के हिसाब से, और अंतर थे 10 करोड़ प्रति 10 वर्ष में 1.36, ठीक है, 10 वर्ष में। उसके बाद से देखिए 2021 में 25, 31 में 27, 1941 में 31, 1951 में 36 करोड़, 1961 में 43 करोड़, 1971 में 54 करोड़, 1981 में 67 करोड़, 1991 में 84 करोड़, 2001 में 122 करोड़ होगा ना, नहीं 1 लाख मतलब 1 करोड़ पूरे, मतलब 100 करोड़ इसमें आ जाएगा। उसके बाद से 2011 में 121 करोड़ लगभग, ठीक है। और लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, ये लास्ट वाला 18.18%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 से 1971 के बीच हुआ है कितना? 24.6% जनसंख्या के संदर्भ में। 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 था। 2001 में 325 हुआ, और 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 382 प्लस 57 ऐड हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो चारों ये सब इम्पोर्टेंट है, जितनी ये लाइन पढ़े अभी सारे का इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद देखते हैं नोट में, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप ही है। केंद्र मतलब जनसंख्या में भी सबसे छोटा है यूटी में, और उसके बाद से क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा यूटी में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जनसंख्या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है केरल, 1084। इसके तो ये भी याद करिएगा, डाटा भी 184 लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, कितने हैं? 1037। और न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरियाणा, 879 है। और उसके बाद है न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव, कितना है? 618। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला केरल है। अब तो मिजोरम हो गया है। अब जनसंख्या यदि होगा ना जनगणना, तो उसमें मिजोरम आएगा पहले नंबर पे। वो साक्षरता में पूर्ण 100% साक्षरता में उसको घोषित कर दिया गया है। 95 के ऊपर घोषित किया जाता है कि जिसकी जनसंख्या घनत्व मतलब साक्षरता रेट जिसका 95% से ऊपर हो, ठीक है। 95 है कि 97 है, आप लोग चेक करिएगा एक बार, लेकिन हमको लग रहा है 95%, उसको उस राज्य को पूर्ण साक्षरता घोषित कर दिया जाता है, जिसके 95 के ऊपर रहता है। तो ये मिजोरम का है, और मिजोरम जो है पूर्ण साक्षरता दर में आगे हो गया है केरल से भी। चलिए, तो यही बताया गया है सर्वाधिक
सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.80%। तो अभी आप लोगों के लिए ना साक्षरता क्या सारे अभी यही चलेगा, एग्जाम में भी आएगा तो सब इसी से पूछेगा, कहीं अभी नहीं दूसरी जगह। उसके बाद देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नागर हवेली 76.20%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है 1106। सर्वाधिक जनसंख्या व घनत्व वाला जिला दिल्ली है 11,320। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि बस केवल 17 है प्रति किलोमीटर हिसाब से, ऐसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये किया जाता है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार 46 है न्यूनतम जनसंख्या वाला। उसके बाद से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य 0 से 6 शिशु लिंगानुपात वाला जिले कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश 972 यानी 972। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले के यूटी कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 968, इसके 968 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला है। मृत्यु दर भी यहाँ कम है, और मृत्यु दर नहीं अभी क्या पढ़ रहे थे। उसके बाद है हरियाणा 834, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली 871। उसके बाद से एरोसन सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय 27.95%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली 55.88% है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है कितना, नागालैंड है, कितना इसका है देख लेते हैं, 1 मिनट, 0.058, ठीक है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप 6.3%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, दिल्ली। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश है 90% ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला शहरी कौन सी है, तो ये गोवा है 62.2% सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। उसके बाद दोनों में सिक्किम है, न्यूनतम ग्रामीण भी जनसंख्या है यहाँ पे और न्यूनतम शहरी भी जनसंख्या है यहाँ पे। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश 10%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 37.77%। उसके बाद है यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, गोवा है 37.83% प्रतिशतता में। देखिए अब कि ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है और ये बिहार है, ठीक है। 27.2% के हिसाब से मेघालय और बिहार 27.9% के हिसाब से। शहरी ग्रामीण पढ़े थे, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है 218.8%। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य सिक्किम है 153.4%। ये डाटे आपको याद नहीं करने, लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा, जैसे कभी आ जाता है तो एक बार बस पढ़ना जरूरी है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है ये केरल है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य है तो केरल ही है।
शहरी और ग्रामीण दोनों में केरल है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण में पुडुचेरी है और कम में भी, ये तो बहुत ईजी है याद करने में, शहरी ग्रामीण दोनों में केरल राज्य में। और यूटी में देखिए कि सर्वाधिक लिंगानुपात और शहर में हो या गांव में हो, दोनों में क्या है, ये पुडुचेरी है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू कश्मीर 840 यूट्यूब पर। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये हरियाणा है 880। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है दमन एवं दीव 551 है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात वाला राज्य चंडीगढ़ 690। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, आधा घंटा और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में है कौन सा, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य सामान्य प्रतिशतता में कितना, पंजाब 31.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सामान्य जनसंख्या प्रतिशतता में राज्य कौन सा होगा, मिजोरम होगा 94.41% के हिसाब से। सर्वाधिक अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो लक्षद्वीप है 94.8% के हिसाब से। रोक ना सके, रुकी तो बंद हो जाए। उसके बाद देखिए अगला, मुख्यतः साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल है और महिला साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल में है। पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और स्त्रियों में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, और ये इस न्यूनतम में भी महिला साक्षरता, महिला और पुरुष दोनों में ना दादर एवं नागर हवेली ही है। उसके बाद है पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर कितना है, तो 27 पॉइंट, ये याद रखिएगा 27.1%। पुरुष स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक अंतर यूटी में कौन सा कितना है, तो राजस्थान में कितना है 27.1, और यूटी के हिसाब से देखें तो दादर नागर हवेली कितना है 20.9%। उसके बाद है न्यूनतम स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है, मेघालय में है 3.1%। न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाला यूटी कौन सा है, नहीं दिया है, आप लोग सर्च करिएगा। उसके बाद है देश में उच्च साक्षरता वाला जिला है सरचिप, जो कि मिजोरम में है 98.76%। अब तो पूरा मिजोरम ही साक्षर बन गया है, एक ही जिला क्या, पूरा मिजोरम ही साक्षर है। लेकिन भारत में यदि 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछे तो सरचिप होगा मिजोरम में, और करंट में यदि आ सकता है तो मिजोरम साक्षरता वाले में करंट के हिसाब से दे सकता है, आप लोग लगा सकते हैं उसमें। और यदि जनगणना दे तो ये सरचिप होगा उच्च साक्षर वाला जिला पूछ रहा है। और देश में निम्न साक्षर वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर, ये कहाँ का जिला है, मध्य प्रदेश का 37.2%। ओके, इसमें पढ़ते हैं आगे महत्वपूर्ण आंकड़े भारत की जनगणना में। जिस राज्य की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वहाँ की जनसंख्या, उस राज्य की साक्षरता, उस राज्य का लिंगानुपात, महिला पुरुष साक्षरता, पिछली जनगणना वर्तमान जनगणना का उपयुक्त बिंदु आकलन साथ ही भारत की जनगणना पर विशेष ध्यान, शिशु लिंगानुपात, नगरीकरण, ग्रामीण जनसंख्या, जनघनत्व, उस राज्य का भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें यही बताया गया है कि जैसे भारत का कर रहा है तो उसके बाद यूपी का, अब जिस राज्य का एग्जाम देंगे उसका जनगणना आप लोग पढ़ना पड़ेगा, उसका जनगणना। अगला दिया है इसमें कि जनगणना में की दृष्टि से 5 राज्य कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी,
चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली। अब तो ऐड कर दिया गया। उसके बाद देखिए जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम केंद्र शासित कौन सा है? लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। ठीक है, दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली, इसको ऐड करके मतलब बताएगा। लेकिन अभी तो आप लोग यही पढ़ रहे हैं तो इसी को ही ध्यान दिया जाए। ठीक है, जनसंख्या और पूछेगा भी नहीं अभी। और जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और बिहार, जम्मू कश्मीर है। आप लोग डाटा देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले यूटी कौन से हैं? दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, और उसके बाद है पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या दर वाले राज्य कौन से हैं? नागालैंड, देखिए माइनस में गया है, -0.58। केरल है 4.91। गोवा है तीसरे और चौथे पे है आंध्र प्रदेश और सिक्किम। उसके बाद है जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय दर वाले वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 6.3, मतलब ये इसका छोड़ दीजिए। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद है चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। अभी अंडमान निकोबार पढ़े तो चंडीगढ़ हो गया, सॉरी। तो लक्षद्वीप है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है और दिल्ली है और पुडुचेरी है। उपयुक्त सभी आंकड़े प्रतिशत में है, यह बताया गया है, तो सभी को पता चल रहा है। उसके बाद है जनघनत्व के हिसाब से देखिए बिहार सबसे ज़्यादा है 1106। ये तो आया था इस बार आरओ में भी आया था कि शायद पीसीएस में क्वेश्चन PYQ देखिएगा। बिहार का 1106 और उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 है, केरल 860 है केरल का, उत्तर प्रदेश का 829 है, 828 दे रहा है इसमें। अरे यूपी का तो जनसंख्या घनत्व 829 है ना, 829 है। ठीक है, 828 नहीं है। कमेंट में आप लोग बताइएगा ये गलत दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दिल्ली है 11,320, चंडीगढ़ 9,258, पुडुचेरी तीसरे नंबर 2,547, दमन एवं दीव 2,191। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119, हिमाचल प्रदेश 123। जनसंख्या घनत्व वाले यूटी कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार 46 न्यूनतम जनसंख्या है, ये घनत्व है यहाँ। तो अंडमान निकोबार 46 है, दादर नागर हवेली 700, लक्षद्वीप 2,149, दमन दीव 2,191 और पुडुचेरी का 2,547। लिंगानुपात देखते हैं कि 2001 में 933 था 1000 पर भारत का, और 2011 में 943 है भारत का लिंगानुपात 1000 पर, यानी 10 बढ़ा है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? केरल है 1084 और तमिलनाडु का है, ये मैं लिंगानुपात बताई हूँ भारत का। ठीक है, उसके बाद है 1084 केरल का है, ये तमिलनाडु का 996 है और आंध्र प्रदेश का 993 है और छत्तीसगढ़ का 991, मेघालय का 989 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम है 890, पंजाब है 895, उत्तर प्रदेश है 912। ये न्यूनतम लिंगानुपात। इसके क्रोनोलॉजी याद रखना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उसी तरह देखिए तो यहाँ पे दिया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यूटी कौन से हैं? तो पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876 और दिल्ली है 866। न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाले यूटी कौन से हैं? दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली। उसके बाद है शिशु लिंगानुपात में 2001 में भारत का, ये सब इंडिया का बता रहा है। ठीक है, भारत का। तो देखिए
उसके बाद है 2001 से 2001 में कितना था 927, 2011 में 919 था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य अब पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश है 972, मिजोरम मेघालय दोनों है 970, छत्तीसगढ़ है 969 और केरल है 964 और असम इसके बाद है। ठीक है, उसके बाद है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो हरियाणा उससे कम है, उससे ज़्यादा है फिर पंजाब के बाद है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद है राजस्थान। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले यूटी कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी और दादर एवं नागर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले यूटी कौन से हैं, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है। 2001 से 2011 के मध्य 0.6 आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक कमी रही, तो जम्मू कश्मीर में रही। ठीक है, कितने कम हुए हैं, तो 79 कम हुए हैं, यानी कि 79। पुरुष साक्षरता दर में देखते हैं, पुरुष साक्षरता भारत की 80.9% और महिला साक्षरता 64.6%। ये भारत का बताया गया है। अंतर कितना का है, तो 16.3% का अंतर है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, जितने पॉइंट है ये। सकल साक्षरता कितनी है, मतलब औसत में, तो ये 73%। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल है 94, मिजोरम दूसरे पे, अब मिजोरम पहले पे आएगा अगले जनगणना में, गोवा तीसरे पे, त्रिपुरा चौथे पे और हिमाचल प्रदेश 5वें पे। मिजोरम का 91 है और उसका केरल का 94 है, गोवा का 88 है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान न्यूनतम वाले हैं। तो 61 सबसे कम पहले बिहार में है साक्षरता 61 है, और अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाले प्रतिशत वाले यूटी में कौन से, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार। न्यूनतम साक्षरता वाले यूटी में कौन से हैं, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य प्रतिशत में केरल में ज्यादा पुरुष वाला साक्षरता है 96.1% और मिजोरम में दूसरे 93.3%, गोवा में है 92.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिला राज्य कौन सा है प्रतिशत में, बिहार में है सबसे कम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे कम। उसके बाद पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम साक्षरता वाले प्रतिशत में दादरा नगर हवेली का है कितना 85.2%। स्त्री साक्षरता वाले शीर्ष राज्य कौन से, केरल, मिजोरम, गोवा। यहाँ साक्षर ज्यादा है स्त्री केरल में, पुरुष भी केरल में था, मिजोरम में स्त्री और पुरुष दोनों का भी है, और गोवा शीर्ष पे, तीनों शीर्ष पे है साक्षरता में, वो पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता हो। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में बिहार है, ये बिहार न्यूनतम हो या स्त्री हो या पुरुष हो सारे में नीचे है साक्षरता में। राजस्थान दूसरे नंबर, झारखंड तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, ये याद रखना है। स्त्री में चौथे नंबर पे कितना है, तो 57.2%। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 89.3%। न्यूनतम स्त्री साक्षरता प्रतिशत में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दादरा नागर हवेली में 64.3%। उसके बाद है सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर किस राज्य में है, राजस्थान में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कम कम होता चला आया है जम्मू कश्मीर में, मतलब अंतर बताया गया है। 1951 में भी साक्षरता दर 18.33% था। 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई, तो राजस्थान में हुई है, कितना 9,91,420। उसके बाद है निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कहाँ, राजस्थान में, जो कि साक्षर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है निरक्षर की। उसके बाद है जिसकी जनसंख्या, जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज़्यादा थी जनगणना के समय, तो साक्षरता दर की गणना के समय उनकी ही है गणना की गई है। 1951 में स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता 8.86%, पुरुष 27.1% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद अंतर बताया गया इसमें। भारत की